नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एसएट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। एक एक एमसीक्यूज में दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनेंगे। तो उससे जो पिछले साल में आपके पेपर आया हुआ था, कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे, कोशिश की है उसी से आपको आइडिया लग पाए और आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कर पाएँ। तो कोशिश की जा रही है, तो देखते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नेशनल इनकम का। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो शायद ही ऐसा कोई आपका ईयर रहा होगा जिसमें नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन यही वाला घूम फिर के आ रहा है। सिंपल सा फंडा है, जीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी में से हम ऐसा जीडीपी और एनडीपी का जो डिफरेंस है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी व्हाट इज। डेप्रिसिएशन है, टैक्स है। आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन। देखिए, हम अगर जीडीपी में से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से अगर हम सिंपल डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो हमारा नेशनल जो है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये आपका निकल के आ जाता है नेट। तो नेट में ऐसा क्या करें, क्वेश्चन घूम के दो ही तरीके से आता है। एनडीपी में ऐसा क्या ऐड करें कि जीडीपी आ जाए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन। तो आप इस फॉर्मूले को रट लो बिल्कुल कि अगर हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन आएगा, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आ जाएगा। एक तो फंडा हो गया ये। उसके बाद एक होता है जी हमारा जीएनपी। इसमें भी जो पॉइंट है, इसमें काफ़ी बार पूछा हुआ है ये भी कि आपका जीडीपी में से आप ऐसा क्या लेस करेंगे या ऐड करेंगे, जीडीपी में से क्या आप ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे कि जीएनपी आ जाए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाए आपका। तो आपने क्या करना है, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से अगर आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे और इंपोर्ट को आप लेस कर देंगे तो आपका जीएनपी आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो पर्सन्स हैं, जो हम इनकम कमा रहे हैं विदेशों से, वो हमारी एक्सपोर्ट कहलाती है। और अगर जब हमारे यहाँ पे कोई पर्सन आकर काम करता है, कोई पर्सन, और इनकम यहाँ से लेकर दूसरे देश में ले जाता है, तो हम उसको इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान करना है। तो एक्सपोर्ट को अगर हम ऐड कर देंगे और इंपोर्ट को लेस कर देंगे तो जीएनपी आ जाएगा। या फिर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, जीडीपी के बाद आपका ये हो जाएगा जी नेट जो है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। ये भी आपने ध्यान करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान करना है आपने। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर हम ऐड और लेस करते हैं तो उसके बाद क्या आएगा, आपका जीएनपी आ जाएगा। और अगर हम ऐसा क्या ऐड करें या ऐसा क्या लेस करें, या जो डिफरेंस है जीडीपी और एनडीपी के अंदर, तो वो आपका डेप्रिसिएशन है। इसको रट लेना। बहुत बार क्या, पिछले साल का पेपर उठा लो, उससे पिछले साल का उठा लो, चाहे कोई भी साल का पेपर उठा लो, क्वेश्चन लगभग आपका नेशनल इनकम में से आया हुआ है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन है, एक तो है जी आपका कंप्यूटर कॉमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉर्पोरेट पेपर, कॉमर्शियल अकाउंट। तो इसमें से कौन सा रहेगा, बिल्कुल आपका जो फर्स्ट नंबर पे है कॉमर्शियल पेपर वही रहेगा। अब ये जो कॉमर्शियल पेपर है ये क्या होते हैं, क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता है आपका, या तो ये आ जाएगा ट्रेजरी बिल आपके मनी मार्केट का पार्ट है, या फिर आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट है, या फिर इसमें से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में आ जाता है। हर बार एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार आया हुआ था कि जो
शेयर मार्केट का है, शेयर्स जो हैं प्रेफरेंस शेयर हैं, वो मनी मार्केट का हिस्सा है या नहीं है। तो मनी मार्केट के अंदर एक तो ट्रेजरी बिल दिया हुआ था, एक कॉमर्शियल पेपर दिया हुआ था, एक आपके शेयर्स दिए हुए थे और नन ऑफ दीज था। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर ये हमारे मनी मार्केट का हिस्सा नहीं होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, एक बार थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी ताकि ये क्वेश्चन इससे से रिलेटेड अगर 2-3 क्वेश्चन में से कैसे भी घूम के आ जाए तो आपका गलत ना हो। देखिएगा, दो तरह से हमारी मार्केट होती है, दो तरह से। एक होती है जी हमारी मनी मार्केट, मनी मार्केट, और एक होती है हमारी कौन सी, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म के जो लोन लेने होते हैं, लॉन्ग टर्म की जो मनी लेनी होती है, तो हम कहाँ जाते हैं जी, कैपिटल मार्केट के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर हमारे शेयर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे डिबेंचर्स होते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैपिटल मार्केट का हिस्सा है और जिसको सेबी कंट्रोल करता है। लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे क्या है जी, ट्रेजरी बिल, जो कि हमारे 91 दिन के लिए होते हैं, 182 दिन के लिए होते हैं, 364 दिन के लिए होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आरबीआई रिलीज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो ये क्या होते हैं, हाईली सिक्योर्ड होते हैं, ये ध्यान करना है आपने। कॉमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट सेक्टर वाले आरबीआई से रिलीज कराते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। इनके ऊपर हाई इंटरेस्ट तो मिलता है, हाई इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड होते हैं, ये आपने ध्यान करना है। और उसके बाद ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन आपका इसमें से पक्का आएगा। पिछली चाहे आप 3-4 साल के क्वेश्चन देख सकते हैं, हर बार आया हुआ है। ध्यान से आप देखिएगा इसको कि या तो ट्रेजरी बिल पूछ लेंगे, कॉमर्शियल पेपर पूछ लेंगे, कॉल मनी होती है एक, तो इसमें से पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। एक होता है नोटिस मनी। तो जो कॉल मनी है वो 1 दिन के लिए होती है और जो नोटिस मनी है 1 दिन से 14 दिन के लिए होती है। होते ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म के हैं, मनी मार्केट का हिस्सा है। तो मनी मार्केट का कौन कौन सा हिस्सा हो गया, ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, नोटिस मनी है। ध्यान करना है आपने। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है आरबीआई। ये भी ध्यान करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपका 100% पक्का है और 1 नंबर आपका इसमें से पक्का है। तो अगर आज वाली वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो लगभग मैं कहूँ कि जो 5 या 6 क्वेश्चन मैं आपके करवाने वाली हूँ, तो 5-6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो पिछले साल का जो आपका ट्रेंड चल रहा है 5 सालों से, लगातार 5-6 साल की बात करूंगी मैं आपको, 17 से लेकर 20 तक के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के अंदर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। और नेट के अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद एक और है आपका करेंसी प्ले सेंट्रल रोल। सेंट्रल रोल, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी करेंसी है जो सेंट्रल रोल प्ले करती है। मतलब कि अगर मुझे इंडिया के अंदर बिजनेस करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, मुझे यूएसए में करना है तो भी, अगर मुझे रूस में करना है तो भी, तो मैं हर जगह अपना बिजनेस जो है वो कर सकता हूँ। तो ऐसी कौन सी करेंसी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीकल करेंसी। आज के टाइम में अगर व्हीकल करेंसी कौन रोल प्ले कर रही है तो वो है जी आपकी डॉलर। डॉलर है वो व्हीकल करेंसी के रूप में। अगर किसी देश के पास अपने खुद की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करने की कॉस्ट नहीं है या वो नहीं चाहता उसको एक्सचेंज करे, तो जरूरी तो नहीं है हम उसको एक्सचेंज करें, तो हम डॉलर लेकर डॉलर दे देंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे बिजनेस के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं, व्हीकल करेंसी। अब इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे आपके, एक तो था जी ब्लैक करेंसी। ब्लैक करेंसी का मतलब क्या होता है, फेक करेंसी, जो हमारी मार्केट के अंदर है नहीं, फेक है वो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है वो। जैसे कि ब्लैक मनी है वैसे ही ब्लैक करेंसी है। फिर उसके बाद है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी वही जैसे हमारा रुपया है, पाकिस्तान का रुपया है, चाइना का कोई और करेंसी है, इस तरह से अलग अलग जो देश, यूएसए है उसकी डॉलर है, तो येन के जितनी भी डॉलर है, किसी का पाउंड है, किसी का कुछ है, तो वो अलग अलग जो करेंसीज हैं वो फॉरेन करेंसी हैं। मान लो मेरे देश के लिए मेरा तो रुपया मेरी करेंसी हो गई, तो जो मेरा रुपया है वो कौन सी करेंसी होगी, डोमेस्टिक करेंसी। रुपया इंडिया वालों के लिए डोमेस्टिक है, यूएसए वालों के लिए डॉलर डोमेस्टिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये भी।
उसके बाद आगे करेंगे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और पता नहीं कितनी सारी एरर दी हुई हैं इसने ऑप्शन के अंदर। इसने कहा है कि राइट को अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस है, अगर हमने उसके बाद उस कंक्लूजन को राइट में पहुंच गए हम और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो एरर कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? देखिए 3 और 4 एरर तो होती ही नहीं है, एरर 2 टाइप्स की हैं, 1 और 2। हर बार क्वेश्चन क्या होता है, एक बार 1 में से आ जाता है, फिर अगली बार 2 में से आ जाता है, फिर एक बार 1 में से आ जाएगा, 2 में से आ जाएगा, पिछली बार 1 में से आया तो चांसेस है इस बार 2 आ जाए। तो देखिएगा ध्यान से कैसे याद करना है वो भी। देखिए नंबर 1 की बात करें तो हम हमेशा राइट को ही लिखेंगे, राइट हमेशा ही नंबर 1 होगा, बिल्कुल होगा। और नंबर 2 की बात करें तो क्या होगा जी? रॉन्ग होगा। ठीक है, पहले सही फिर गलत, पहले सही फिर गलत, पहले राइट फिर रॉन्ग। आर वैसे भी अल्फाबेटिकली भी पहले आता है और जो डब्ल्यू है वो बाद में आता है, इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप इसे कैसे याद करें। मैंने तो देखिए राइट से याद किया था कि भी राइट है और सही है तो पहले नंबर पे ही है, सही चीज आ गई होती है। तो राइट को अगर हम रिजेक्ट कर देंगे, आर से आर को मिला देंगे तो नंबर 1 एरर है। तो अगर राइट से रिजेक्ट हो गया, नंबर 1 है, तो दूसरी वाली तो राइट रॉन्ग जो है अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी जी? हमारी नंबर 2 एरर हो जाएगी हाइपोथेसिस के अंदर। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक परिकल्पना। हम कुछ भी ऐसा हम हाइपोथेसिस, कोई मान लो हमने किसी चीज़ का किसी रिसर्च करनी है, पीएचडी वगैरह में जैसे रिसर्च होती हैं, आपका जो नेट लेवल पे आपने पेपर दिया हुआ तो रिसर्च का एक टॉपिक भी है, इसमें 5-6 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसके अंदर यही होता है कि रिसर्च अगर हम किसी चीज़ की कर रहे हैं तो हमें एक पहले ही हम उस डिसीजन तक पहुंच जाते हैं, हम अपनी कल्पना कर लेते हैं कि ये डिसीजन ऐसा रहा होगा, और अगर वो सही है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है एरर किस चीज़ की। लेकिन हम कई बार उसको अप्लाई करने के लिए, उसको कंसिडर करने के लिए हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं। तो वो मिस्टेक क्या है कि हम राइट पे पहुंच गए, हमारी रिसर्च बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन हमने उस राइट तक पहुंचते पहुंचते रिजेक्ट कर दिया कंक्लूजन को, हम उसके साथ गए नहीं। फिर आ गया जो रॉन्ग। रॉन्ग के अंदर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फिर भी, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी कोई ऐसी एक वैसे तो है तो जोकिंग सा, मैंने एक कार्टून सा देखा था तो उसके अंदर में था ये कि मान लीजिए कैसे किसी मेल का हमने यूरिन टेस्ट किया और उसके अंदर उसकी रिपोर्ट बाय जस्ट चेंज हो गई या कैसा कुछ भी रहा, तो उसको प्रेग्नेंट का दिखा दिया जैसे जेंट्स का। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो रॉन्ग रिजल्ट है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सही है, तो वो क्या हो जाएगा? वो टाइप 2 एरर हो जाएगी। इसी तरह से कोई चीज़ सही है, कोई मान लो किसी कोर्ट केस के अंदर कोई गिल्टी है और वो फाउंड भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमने अपनी रिसर्च के अंदर देख भी लिया कि वो गिल्टी है, लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं ये गिल्टी नहीं है, ये तो इनोसेंट है, तो वो क्या हो गया? हमारी टाइप 1 एरर हो गई। अब क्वेश्चन इसी से और कैसे कैसे बनते हैं? क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब हम अपने डिसीजन के अंदर टाइप 1 एरर या फिर टाइप 2 एरर करते हैं तो उसमें से मोस्ट डेंजरस कौन सी होती है? तो डेंजरस नंबर 2 होती है कि जो गलत चीज है हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। गिल्टी है, छोड़ दिया, इनोसेंट कर दिया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गलत डिसीजन ले लिया, मान लो इनोसेंट है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे फांसी पर चढ़ा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो सेकंड वाली एरर है वो हमेशा ही डेंजरस होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ, जो मेरी वीडियोस हैं एस्थेट के लिए, वो आपको हेल्प कर रही होंगी, आपको हेल्प मिल रही होगी और साथ ही साथ आपको अच्छी भी लग रही होंगी और आपको क्लासेस अटेंड करने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं,
जिससे आने वाले टाइम में आपको जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन भी दबाएंगे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और साथ के साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कुछ अपडेट होते हैं जो हमें लगता है कि हमें तो पता ही नहीं था, जैसे मान लो डेट एक्सटेंड हो गई, अब 30 तारीख की डेट हो गई वो, और कई बार पेपर की डेट चेंज हो जाती है, तो वो इस तरह की कोई और अपडेशन है, जैसे लाइफ टाइम वैलिडिटी का मैंने बताया, काफ़ी सारी अपडेशन ऐसी आती रहती हैं, तो मैं लगातार वीडियो बनाती रहती हूँ उसके ऊपर, तो वो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिएगा आगे देखते हैं। प्रॉमिस टू पे अमाउंट ऑन स्पेसिफिक टाइम। अगर ये टाइम ना होता तो ऑप्शन क्या होता, और टाइम आ गया तो ऑप्शन क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से। अगर टाइम नहीं है तो प्रॉमिस नॉट होता इसका आंसर, कि हम प्रॉमिस करते हैं किसी को कि पेमेंट हम आपको दे देंगे, हम वचन देते हैं इतने पैसे देने के लिए। अगर हमने स्पेसिफिक टाइम के अंदर लिख दिया तो ऑप्शन आपका टाइम ड्राफ्ट आ गया। पिछली बार के क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो ऑप्शन आया था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे मैडम हमारा तो प्रॉमिस नोट है, हम तो करके आए हैं, बताइए ना सही है गलत है। देखिए आंसर आपका टाइम ड्राफ्ट आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम लिख दिया उसने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन था आपका टाइम मैनेजमेंट, एक डेट मैनेजमेंट, तो टाइम ड्राफ्ट है, ये आपका आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस की एरर। सारे पेपर उठा लेना पिछले सालों के, और ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। पिछले से पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था ट्रायल बैलेंस का कि एरर ऑफ ओमिशन, भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक की गलती हो गई। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, डेबिट की जगह किसी को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह हमने किसी को डेबिट कर दिया, 500 की जगह 5000 लिख दिया, 5000 की जगह 50 लिख दिया, 500 लिख दिया। इस तरह की गलतियां हम लोग करते हैं, अकाउंट्स के अंदर हो जाती हैं। करते तो नहीं है, हो जाती हैं। कहते हैं ना मैं देर करता नहीं लेकिन देर हो जाती है, सेम यही कि गलती हम करते नहीं है लेकिन गलती हो जाती है। गोला गलत लगाते नहीं है, गलत लग जाता है। तो सेम ऐसे ही ये दो एरर जो हैं, एरर ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, तो इन्होंने ये पूछा था कि क्लैरिकल मिस्टेक कौन सी होती है। क्लैरिकल मिस्टेक कौन सी होती है। एक तो ऑप्शन था एरर ऑफ ओमिशन, एक था एरर ऑफ कमीशन, एक था बोथ यानी कि दोनों हैं क्या, और एक था जी एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ध्यान रखिएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत की गलती, आपने किसी अकाउंट हेड को किसी और अकाउंट हेड में डाल दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल आएगा। इसके अलावा आप कोई भी मिस्टेक करेंगे वो आपकी क्लैरिकल मिस्टेक होगी, तो बोथ वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है, ठीक है। अब एक और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो कैसे आ गया, उसमें आ गया कि ट्रायल बैलेंस को क्या रिफ्लेक्ट करेगा। ट्रायल बैलेंस को क्या रिफ्लेक्ट करेगा, क्वेश्चन था उसमें कि हमने डेबिट में, सिर्फ डेबिट में 50 की जगह हमने 500 लिख दिया, 550 की जगह हमने 50 लिख दिया, 5000 डेबिट की जगह हमने क्रेडिट कर दिए, और एक आ गया जी ऑल ऑफ दीज। तो कौन सी मिस्टेक जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, देखिएगा। अगर हमने 500 की जगह सिर्फ एक ही अकाउंट में डेबिट में 500 लिख दिया है 50 की जगह, तो बिल्कुल ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं होगा। 550 की जगह 50 लिख दिया सिर्फ एक अकाउंट में क्रेडिट में, तो भी बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, चेंज हो जाएगा। 5000 की डेबिट की जगह हमने क्रेडिट में लिख दिया, बिल्कुल एंट्री होगी, डेबिट वाला बैलेंस बढ़ जाएगा, क्रेडिट का कम हो रहा होगा। तो तीनों ही एंट्री में जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस, तो ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक और बात, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आपका तलपट बोला जाता है, डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज होती हैं। हम कौन सी एंट्रीज करते हैं, ड्यूल एंट्री, ड्यूल कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमारा बराबर होता है। अगर हमने कोई ऐसी एंट्री कर दी जिसमें डेबिट और क्रेडिट जो है, मान लो हम 500 रुपये डेबिट में लिखना भूल गए, क्रेडिट में भी भूल गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस मिल जाएगा।
लेकिन अगर एक पक्ष की गलती हमने कर रखी है, दूसरी सही कर रखी है, जैसे एरर ऑफ ओमिशन है या कमीशन है, तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पक्का है। सबसे इजी क्वेश्चन पूरे आपके एस्थेट के अंदर जो कॉमर्स पार्ट था उसमें कौन सा था कि सेंट्रल बैंक कौन सा है, कितनी बार करवाया। अगर मैं फर्स्ट वीडियो की बात करूं मेरे पिछले साल के एस्थेट की, तो मैंने आरबीआई कराया, बीच बीच में क्लासेस में आरबीआई कराया। अब की बार मैंने क्लास स्टार्ट करी तो स्पेशल क्लास में उसमें भी मैंने आरबीआई के बारे में बताया। सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन थे आरबीआई है, एसबीआई है, पीएनबी है या फिर एचडीएफसी है। आरबीआई है, बिल्कुल, कैसे बोल सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को काम करना शुरू कर दिया था, 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, सीआरआर और एसएलआर की गाइडलाइन देता है। आरबीआई बैंकों का बैंकर है, लेंडर भी है, बोरोवर भी है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कराने की कोशिश करी है, पिछले साल के पेपर में आपके आए हुए थे 2020 के अंदर। 20 के साथ साथ 19 में से भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने साथ के साथ करा दिए हैं। इस तरह की एमसीक्यूज की सीरीज हम लोग साथ के साथ करते रहेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, आगे कैसे आएंगे, हमने अपनी तैयारी को कैसे करना है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वीडियोस आप लगातार देखते रहें। 18 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, उससे पहले पहले कोशिश कीजिए आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, ताकि ये जो 18-20 दिन जो आपके हैं, ये महीना तो सोचिए अब खत्म हो गया, तो ये जो 20 दिन हैं आपके, इसकी में तैयारी आपकी जोरों शोरों से हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।